Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of polity, economics, history, current affairs and other few topics which are important from the point of view of preparation of civil services, particularly the exams conducted by UPSC and MPPSC. Friends, for last few days there is a big discussion over the changes made in the constitution. ये कहा जा रहा है कि संविधान में बदलाव किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। विशेष तौर पर चुनाव के दौरान ये चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म थी कि संविधान को ही बदल दिया जाएगा, या यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि संविधान को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि संविधान में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, संविधान में बदलाव का तात्पर्य क्या है। देखिए, संविधान में बदलाव का तात्पर्य अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो संविधान में बदलाव का मतलब है टू मेक सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही संविधान संशोधन होगा कि आखिर संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन क्यों किया जाता है, और फिर यह भी कि संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर टू मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर यह भी कि आखिर संविधान परिवर्तन को लेके कई बार विवाद होता है, संविधान संशोधन को लेके विवाद होता है। तो व्हाट आर दोज कंट्रोवर्सीज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो देखिए कि संविधान संशोधन का तात्पर्य क्या है। यहाँ संविधान संशोधन का मतलब यह है कि संविधान के जितने प्रावधान हैं, संविधान के जितने प्रोविजंस है, या संविधान के जितने आर्टिकल्स है आपके लिए, ये जो 395 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें किसी प्रकार का चेंज करना, उसमें किसी चीज़ को ख़त्म करना या उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान में बहुत बार हो चुके हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा, 110 से ज़्यादा संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में, और इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन की बड़ी चर्चा हुई है। खासतौर पे आप देखिए कि जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, या फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा संसद की शक्ति जो मौलिक अधिकारों को लेकर थी उसमें संशोधन किया गया। या आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो तो बहुत ही ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन जो है, जिसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए संविधान में कि कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन खुद अपने आप में एक संविधान है, उसको खुद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन है, या उसका 44वां संविधान संशोधन किया गया, जो खासतौर पे संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर देता है। और इसके अलावा दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खासतौर पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने भारत में पंचायतों को लागू किया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसने नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ऐसे बहुत सारे संवैधानिक संशोधन है जो अभी तक किए जा चुके हैं, और ये इन सब के द्वारा जो है संविधान के प्रावधानों में किसी न किसी प्रकार से कोई चेंज किया गया है। मैंने पहले बताया, या तो कुछ चीज़ को कट शॉर्ट किया है, कर्टेल किया है, या किसी चीज़ को ऐड किया है। तो ये कहलाता है संविधान संशोधन। प्रश्न ये है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है या क्यों करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के लचीलेपन का प्रतीक है। भारतीय संविधान की एक बहुत एमिनेंट जो फीचर बताया जाता है, बहुत खास विशेषता बताई जाती है, वो विशेषता एक ये भी है कि भारतीय संविधान में लचीलेपन का गुण है। देयर इज़ ए फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल है मतलब जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलेगी, काल परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे कंडीशंस बदलेगी, जैसे जैसे देश के शासन के लोगों का प्राथमिकताएं बदलेगी, प्रायोरिटीज़ बदलेगी, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा सकता है। तो परिस्थितियों के अनुसार देश के संविधान को, देश के प्रशासन को, देश की शासन प्रणाली को परिवर्तित किया जा सके, इसके लिए संविधान में संशोधन करने का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। तो परिवर्तन हम इसलिए ही करते हैं ताकि नवीन परिस्थितियों के अनुसार कॉम्पिटेंट हुआ जा सके, उसके साथ आप जो है ताल में ताल मिला के चल सके नवीन परिस्थितियों के अनुसार, और उसके लिए आवश्यक संविधान संशोधन कर सके, इसलिए संविधान संशोधन किया जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसकी कोई पॉलिसी, अपनी पॉलिसी होगी, उसकी अपनी नीति होगी, तो उसके अनुसार भी संविधान में क्या होगा, संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे 44th संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तब जब भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी, तो उस सरकार की अपनी नीतियाँ थी। वो चाहते थे कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल वो चाहते थे कि देश में जो लोगों के पास संपत्ति है वो समान वितरण होना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा समाजवादी विचारधारा थी, सोशलिस्ट थॉट था, और उसके लिए आवश्यक था कि ऐसे कानून बनाया जाए ताकि लोगों में संपत्ति का समान वितरण किया जा सके, और उसके लिए जो संपत्ति का वितरण ना किया जा सके तो भी जो संपत्ति का असमान वितरण है, कि किसी के पास बहुत सारा धन है और कुछ जो है अपनी जो रोज की रोजी रोटी है उसको जुटाने में असमर्थ है, तो दिस डिस्पैरिटी, दिस इम्पैरिटी शुड बी रिड्यूस्ड, एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इम्पैरिटी, ये इस तरह की ज़रूरी था कि सब संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया जाए। तो इसके लिए संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है वो समाप्त किया गया, और तो सरकार की नीति बदली तो उसके अनुसार संपत्ति का मौलिक अधिकार चेंज किया गया, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें और भी चीज़ें थी लेकिन ये भी था। तो सरकार की नीतियों के अनुसार फिर मैंने बताया कि नई जो सरकार आती है वो एक चुनाव में जब भाग लेती है तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है, एक मैनिफेस्टो जारी करती है, और उसमें कई वादे करते हैं इस देश से कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उनमें से कुछ वादे पूरे करने के लिए, मैनिफेस्टो को फुलफिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी और द गवर्नमेंट, देयर मे नीडेड सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है, तो वो संविधान संशोधन भी किया जाता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द मैनिफेस्टो। तो सरकार की जैसे नीति बदलेगी, सरकार की जैसा मैनिफेस्टो होगा, या देश की जैसी परिस्थितियां होंगी, आवश्यकताएं होंगी, प्राथमिकताएं होंगी, उसके अकॉर्डिंगली संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये आवश्यकता होती है संविधान संशोधन की, इसलिए हम संविधान संशोधन करते हैं। अब तीसरा प्रश्न कि आखिर संविधान संशोधन किया कैसे जाता है? बोलने से तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री के बोलने से नहीं होगा, मंत्री के बोलने से नहीं होगा, न्यायालय के बोलने से नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करने की एक सर्टेन प्रोसेस है, एक प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो केवल पार्लियामेंट है। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ गॉट राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आर्टिकल 33 में ये है कि साहब संविधान में, सॉरी 33 में नहीं है, 35 जो है उसमें है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, किसी और संस्था को नहीं है, खासतौर पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, स्टेट लेजिस्लेटिव बोर्ड को नहीं है, राज्य के विधानमंडल को, विधानसभा को ये अधिकार नहीं है। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संसद को अधिकार है। तो संसद इसके लिए क्या करेगी? एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करती है, बिल प्रस्तुत करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज नीडेड टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, एंड दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। चाहे तो आप लोकसभा में शुरू करें, चाहे तो आप राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं। अब ये इससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो मोस्टली दी गई है आर्टिकल 268 में, 268 नहीं है, सॉरी 368। तो संविधान में जो है 368 आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 368 जो है उसमें जो प्रक्रिया बताई गई है वो ये कि जो विधेयक प्रस्तुत होगा वो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसको समझ लीजिए आप। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज नीडेड टू बी पास्ड सेपरेटली बाय बोथ हाउसेज सेपरेटली बाय 2/3 मेजोरिटी। तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब यह है कि जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 कम से कम इसके फेवर में होने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कि जो 2/3 इसके फेवर में है वो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से ज़्यादा भी होनी चाहिए। उपस्थित का 2/3 हो और कुल सदस्य संख्या का 50% से ज़्यादा हो, इतने लोग उस सदन में इस संशोधन विधेयक के फेवर में होने चाहिए, तब ये पारित होगा और फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन भी इसी 2/3 बहुमत से अगर इसे पारित कर देता है, इसको हम विशेष बहुमत भी कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। इफ द सेकेंड हाउस पासेस द अमेंडमेंट बिल विद द सेम मेजोरिटी, दैट इज द स्पेशल मेजोरिटी, then the constitution amendment bill is supposed to be signed by the president, and that is the procedure how the constitutional amendment bill is passed. इस तरह से संविधान में संशोधन होता है। पहले एक सदन पारित करेगा 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वो भी 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से पारित करेगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा और इस तरह से संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए।
यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करने के लिए, जैसा कभी कभी होता है कि दोनों सदनों को एक साथ बिठा देते हैं और फिर वहाँ वोटिंग करा देते हैं, ये संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकता। इसी वो जो दोनों सदनों को एक साथ बिठाते हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक या संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो वो संसद के संयुक्त अधिवेशन में या बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो संविधान के अधिकांश प्रावधानों में तो संशोधन इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विशेष प्रक्रिया यह है कि उन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए, यानी उसमें कुछ जोड़ने के लिए या उसमें से कुछ कम करने के लिए संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना तो आवश्यक है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस विधेयक पर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक है। अप्रूवल ऑफ more than half of the legislative assemblies of the states is needed to pass this constitutional amendment bill. Apart from that, it is passed by both houses of the parliament separately with 2/3 majority. तो 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे, फिर इसे भेजा जाएगा राज्यों के पास, और अगर राज्यों की विधानसभाएं इसे अनुमोदित करें, कितनी विधानसभाएं, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं इसे अनुमोदित करती है, तो ये जो है तब जाकर ये पारित होगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि 1-2 राज्य की अगर विधानसभाएं भंग भी होगी इस समय, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी होगी उनका आधा ले लेंगे। तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी चाहिए। तो कौन से संवैधानिक प्रावधान है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें ये जरूरत पड़ेगी, ये भी समझ लीजिए। देखिए, एक तो राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। दूसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको यही प्रक्रिया लगेगी। तीसरा, केंद्र या राज्य की शक्तियों में कोई परिवर्तन आप कर रहे हैं, केंद्र की शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं, राज्य की शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तब भी ये होगा। और अगर आप न्यायपालिका का शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं, न्यायपालिका की शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल नीडेड, तब भी इसकी जरूरत होगी। मतलब ये विधेयक दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, तब ये पारित होगा। तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 368 से संबंधित है। लेकिन 368 के अलावा भी कुछ संशोधन होते हैं। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संशोधन का भी वर्णन है जिसके लिए आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत का मतलब कि सदन में जितने लोग उपस्थित है उसका 50% + 1 अगर उसके फेवर में होगा तो वो पारित मान लिया जाएगा। तो इसको साधारण मेजोरिटी कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं या सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए आपको द बिल इज नीडेड टू बी पास्ड विथ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करने की आवश्यकता है। जैसे आर्टिकल 3 है, जब आप किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं या किसी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज इन द नेम और एरिया और बॉर्डर्स ऑफ एनी स्टेट, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, तब दैट इज नीडेड टू बी पास्ड विथ सिंपल मेजोरिटी ओनली। इसके अलावा यदि आप किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करते हैं, जैसे विधान परिषद जो है वो राज्य के विधानमंडल का लोअर हाउस है, निम्न सदन है। कुछ राज्यों में है, हमारे यहाँ यूपी में, आप बिहार में आप देखेंगे कि वहाँ विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो अगर आप कहीं पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और वहाँ पर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसको खत्म करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट, देन ऑल्सो सच अमेंडमेंट बिल इज नीडेड टू बी पास्ड विद सिंपल मेजोरिटी ओनली। सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा और अमेंडमेंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द अमेंडमेंट बिल इज पास्ड और अमेंडमेंट इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट चौथी चीज पर आते हैं कि आखिर संविधान में अगर आप किसी प्रकार का संशोधन करते हैं तो इससे संबंधित कई प्रकार के विवाद हैं। देखिए, विवाद तो ये भी है कि पहला विवाद तो यही है कि साहब राजनीतिक आलोचनाएं होती है, लोग कहते हैं कि आप तानाशाही के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है,
आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, लेकिन आर्टिकल 74 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। हालांकि सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो थोड़ा थोड़ा सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बनाती है। जो तानाशाही शब्द अभी चल रहा है वो उस समय जरूर देखना चाहिए, इस पीरियड में आपको इसमें दिखाई देगा। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मूल रूप से मूल संविधान में ये लाइन थी कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 74 में एक लाइन जोड़ी गई कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो अब ये पूरा ये हो गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस एक लाइन ने राष्ट्रपति को पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर बना दिया, यानी राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा। तो इस पर बहुत विवाद हुआ। यही कारण है कि अगली बार जब 44वां संविधान संशोधन हुआ और मैंने बताया था कि एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री काल में, तो उसमें एक चेंज किया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस तरह से संविधान संशोधन कई बार क्या होते हैं, विवादास्पद बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि और भी संविधान संशोधन है जिसमें विवाद का कारण बना। बीच में अभी जैसे पिछली सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसको ख़त्म कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था जिसमें लॉ मिनिस्टर भी होता था। तो इस पर भी बड़ा विवाद हुआ था और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। खैर, दूसरा जो बड़ी खास चीज़ है संविधान संशोधन से संबंधित विवाद को लेकर वो ये कि इसके कारण कई बार न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव होता है। मैं कहूँ न्यायपालिका और विधायिका में टकराव होता है। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, क्योंकि कई बार लेजिस्लेचर संविधान में ऐसे संशोधन करता है जिसको ये स्वीकार नहीं करते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, स्वीकार करने वाला या नहीं करने वाला? नहीं, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार दिया गया है जिसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षा कहते हैं, बहुत सारे नाम है। न्यायिक पुनरीक्षा कह लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन कह लीजिए, जुडिशियल रिव्यू कह लीजिए, कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की जो संसद ने पारित किया है या कार्यपालिका ने पारित किया है उसकी समीक्षा कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है और उसको देख सकती है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट, संविधान के प्रावधानों से तर्कसंगत है या नहीं। ये जो चेंज किया गया है, ये जो कानून बनाया गया है, ये देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है और सर्वोच्च न्यायालय के इसी अधिकार को हम कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो कई बार यह होता है कि सरकार ने कोई संविधान संशोधन किया, जैसे आप 24वां संविधान संशोधन देखिए, उसमें जो है ये कहा गया संसद ने कि सरकार को, संसद को जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दी थी। या इसके बाद आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ये कहा गया, उसमें ये चेंज किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान संशोधन कानून की समीक्षा नहीं कर सकता, या ये कहें कि संविधान संशोधन विधि जो है, संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक्ट जो है बना दिया, संविधान संशोधन कुछ बना कर दिया है, तो उसको जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, क्योंकि ये साधारण विधि नहीं है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी आपत्ति ली, न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए ये कहा कि संविधान संशोधन सहित संविधान की प्रत्येक विधि का या संविधान के प्रत्येक पक्षकार, संसद द्वारा, कार्यपालिका द्वारा निर्मित प्रत्येक विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अब यहाँ संसद कुछ और कह रही है, न्यायपालिका उसको टाल रही है। तो ये जो संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव है, ये कॉलेजियम सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम का,
संसद ने कानून बना के कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया और कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की जगह एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा। लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ख़त्म कर दिया और कहा कि नहीं साहब, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये तो इलीगल है, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो उन्हें रद्द कर दिया साहब। तो ये इस तरह का जो टकराव है विधायिका और न्यायपालिका के बीच में, ये भी देखा जा रहा है संविधान संशोधन को लेकर। तो ये कुछ विवाद है संविधान संशोधन को लेकर। तो साहब, अगर संविधान में कोई चेंज होगा तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा। संविधान को कोई ऐसा आउटराइटली चेंज नहीं कर देगा, अपसाइड डाउन नहीं कर देगा, उलट पुलट नहीं देगा। ठीक है, तो ये आज हमारा वीडियो है, एक चर्चा है संविधान संशोधन को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा है, आपको कुछ चीज़ पर आपत्ति है, तो वो भी हमें बताइए कि साहब कौन सी चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी, इनकरेक्ट लगी, गलत लगी, आपत्तिजनक लगी, तो वो भी हमें बताइए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐसे ही कोई टॉपिक पर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर, हिस्ट्री के टॉपिक पर, पॉलिटी के टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त हो, तो आप वो टॉपिक भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।